अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हम अपने 29 लेक्चर की तरफ 30 लेक्चर की तरफ आ चुके हैं। इसके बाद हमारे 2 लेक्चर मजीद रह गए हैं। स्टिल वी आर गोइंग टू डिस्कस एडिटिंग। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडिटिंग में एक्सपर्ट हो जाएं तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च पब्लिकेशंस, आपके रिसर्च थीसिस वगैरह, उन चीज़ों को आप खुद एडिट कर सकते हैं। दूसरा, आप दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। एंड देन thirdly it can be a very good source of earning. मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एडिट करके, जैसे मास्टर्स का थीसिस होता है 25-30,000, और जो पीएचडी का थीसिस होता है आई थिंक 50,000 या 35 या 50 या 50,000 प्लस लोग इजीली उससे अर्न करते हैं। ये प्रूफ रीडिंग में ही, खाली एडिटिंग करने में। आपकी अगर एडिटिंग स्किल्स अच्छे हैं और आप एडिटिंग करें तो आप अच्छा खासा इससे भी अर्न कर सकते हैं। चलें अब हम इसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना शुरू करते हैं। नंबर 1 पे अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ये स्लाइड्स में जो ऑब्जेक्टिव हैं जो हम आज एडिटिंग का पार्ट देखने लगे हैं। टू शो हाउ एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग कैन हेल्प अचीव बेटर लैंग्वेज क्वालिटी, to make the manuscript consistent, logical and meaningful and thus improve its communication and readability। अच्छा, आज हमारा ऑब्जेक्टिव एक तो ये होगा कि हमने ये देखना है कि एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग आप किस तरह कर सकते हैं ताकि आप बेटर लैंग्वेज एंड क्वालिटी को अचीव कर सकें। जब आपकी बेटर लैंग्वेज क्वालिटी होगी, बेटर लैंग्वेज होगी, क्वालिटी स्किल्स होंगे, तो जो आपका मैन्यूस्क्रिप्ट होगा ना, जो आपका आर्टिकल है, थीसिस है, जर्नल या आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंट होगा, लॉजिकल होगा और मीनिंगफुल होगा। इस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन और रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। कैसे कम्युनिकेशन इस तरीके से इंप्रूव हो जाएगी कि जो आपका पर्पस है ना आपके थीसिस के अंदर, वो आपके रीडर्स तक पहुंच जाएगा जिसके लिए आपने रिसर्च की है। यू हैव बिकम ए रिसर्चर। और रीडेबिलिटी होता है कि जिसने रीड करना है ना आपका मैन्यूस्क्रिप्ट, थीसिस, आपका जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए पढ़ने में आसानी हो जाती है। इसको कहते हैं रीडेबिलिटी। Okay, next objective is to show how editing and proofreading can help achieve better language quality to make the manuscript. ये वही वाला point repeat हो गया, sorry. The third point is to present opinions and suggestions to help you assess and improve the quality of your manuscript. इसमें हम ये भी देखेंगे कि आपको opinions और suggestions दिए जाएंगे कि किस तरीके से आप अपने manuscript की quality को improve कर सकते हो और उसे अच्छे तरीके से assess कर सकते हो. Just wait a moment. ओके जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। पब्लिशिंग अ साइंटिफिक पेपर। अगर आप एक साइंटिफिक पेपर पब्लिश कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। ये साइंटिफिक पेपर के लिहाज से आप लोगों को आगे शायद थोड़ा बहुत हेल्प कर जाए, तो इसलिए आप ये लोग देख लें, क्योंकि आप लोगों का भी तो साइंटिफिक पेपर ही होना है ना। सबसे पहले होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट के बाद होता है इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद आपका ये सारा पैटर्न होता है राइट अ पेपर। आप उसमें पेपर किस तरह लिखते हैं। नॉर्मली आप लोगों को एक क्वेश्चन होता है हाउ डू आई स्टार्ट, मैं कैसे स्टार्ट करूं, तो आपने पेपर किस तरीके से स्टार्ट करना है। ये लेक्चर ना आप लोग फ्यूचर के लिए रख लीजिएगा, फ्यूचर कंसल्टेशन के लिए। जब आपको जरूरत हो ना का आपने प्रोजेक्ट पे आज से 1-1.5 साल बाद तो आपने प्रोजेक्ट करना है, तब आपको ये लेक्चर हेल्पफुल हो सकता है। ये वाला पार्ट जो हम सारा भी डिस्कस कर रहे हैं, हाउ डू आई स्टार्ट, आपने ये सोचना, आपने ये देखना कि आपने स्टार्ट किस तरीके से करना है। तो आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट पे काम करते हैं अपने, और एब्स्ट्रैक्ट में होते हैं कीवर्ड्स। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड। एब्स्ट्रैक्ट में आप ये बताते हैं कि रिसर्च आप किस टॉपिक पे कर रहे हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी, उसमें आपका डिस्कशन क्या होगा, बस आप पॉइंट्स उसके देते हैं। की ऑब्जेक्टिव्स अपने जो होते हैं, की क्वेश्चंस वो उठाते हैं। उसके अलावा अपनी रिकमेंडेशंस एक तो बताकर आप एब्स्ट्रैक्ट फिनिश करते हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट में आप डालते हैं कीवर्ड्स, ताकि अगर किसी ने आप लोगों का आर्टिकल पढ़ना हो या रिसर्च आर्टिकल, जर्नल आपका है कुछ या प्रोजेक्ट है पढ़ना, तो कीवर्ड्स एंटर करें, तो साथ ही कीवर्ड्स एंटर करने से आपका जो पेपर होगा वो सामने आ जाएगा। अच्छा, इसमें होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप सारा करने के बाद आ जाते हैं राइट अ पेपर। पेपर के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए स्टाइल एंड फॉर्मेट क्या है। एपीए आप लोग एपीए में करेंगे, और फिर राइटिंग पेपर, पेपर के अंदर आप सारा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिगर्स, पिक्स, चार्ट्स, लाइन, पॉइंट्स, बार चार्ट, जो कुछ आपने ऐड करना करें। डिस्कशन होगा और फिर रिजल्ट होंगे। रिजल्ट बाद में होते हैं, पहले आप डिस्कशन करेंगे सारा, फिर रिजल्ट करेंगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, रिजल्ट, डिस्कशन, ये सारा करने के बाद
एक्सपेरिमेंटेशन अगर कोई है, टेबल्स ऐड करने हैं, ओके वो सारा कुछ ऐड करने के बाद आपका फिनिश हो जाएगा, तो एंड में आप ये एंटर करेंगे रेफरेंसेस। रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपका एपीए स्टाइल है तो आपने बिब्लियोग्राफी भी एंटर करनी होती है, एंड में देनी होती है। तो ये एक जीदा सा एक नक्शा है कि किस तरीके से आपका एक हाउ डज योर रिसर्च पेपर लुक लाइक, हाउ डज योर प्रोजेक्ट लुक लाइक, आपका प्रोजेक्ट, आपका रिसर्च पेपर किस तरह लगता है। ओके जी। साइंटिस्ट आर रेटेड बाय व्हाट दे फिनिश, नॉट बाय व्हाट दे अटेम्प्ट। ठीक है। अच्छा एक बात ये देखिएगा, जैसे आपका भी मेडिकल प्रोफेशन है, लोग आपको इससे नहीं जानेंगे कि आपने क्या किया है, क्या अटेम्प्ट किया है, लोग इससे जानेंगे आपने प्रोड्यूस क्या किया है। तो अगर आप रिसर्चर के तौर पे सोच रहे हैं ना, एज रिसर्चर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो इट मैटर्स व्हाट यू फिनिश। ये बहुत मैटर करता है कि आप फिनिश क्या करते हैं। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप क्या फिनिश करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो आप लोगों ने जो भी रिसर्च करनी है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर ना अभी से काम करना शुरू कर दें, अभी से लोगों से इंटरेक्ट करें, अपने सीनियर से, और कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स देखें, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दें, मटेरियल ढूंढने कोशिश करें, अपना रिसर्च टॉपिक और रिसर्च का वर्क जो है ना वो कंप्लीट करके रख लें, ताकि आपको लास्ट में प्रॉब्लम ना हो। ओके, वाई राइट एंड पब्लिश रिसर्च पेपर्स। हम रिसर्च पेपर्स क्यों लिखते हैं और क्यों करते हैं? आइडियली टू शेयर रिसर्च फाइंडिंग्स एंड डिस्कवरीज विद होप ऑफ एडवांसिंग नॉलेज। पर्पस आपका रिसर्च पब्लिकेशन का जो होता है ना वो यही होता है कि हम रिसर्च करते हैं ताकि जो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड नॉलेज मौजूद है ना उसके अंदर हम अपनी फाइंडिंग्स को ऐड करें, अपनी डिस्कवरीज को ऐड करें, और जो नॉलेज है ना उसको हम ज़्यादा क्या कहते हैं, उसको मज़ीद इन्हांस करें। फिर प्रैक्टिकली टू गेट फंडिंग, ये एक चीज़ है, जब आप रिसर्च प्रपोजल्स या रिसर्च चीज़ें आपकी पब्लिश होनी होती है ना, तो वो एचईसी से उसको फंडिंग मिल सकती है। टू गेट प्रमोशन, टू गेट अ जॉब, टू रिटेन अ जॉब, आपको जॉब रखने के लिए भी और जॉब को हासिल करने के लिए भी आपको रिसर्च पब्लिकेशंस की ज़रूरत होती है। आपको ये चीज़ पता होगी कि आपने अगर पीएचडी में एडमिशन लेना हो तो आपको एटलीस्ट 2 पब्लिकेशंस चाहिए होती हैं आपको करना। तो ये नॉर्मल वे तो यही चलता है, अब आगे नहीं पता। आपके आई थिंक एमफिल में प्रोजेक्ट होना चाहिए, उसके बाद आपके आगे रिसर्च पब्लिकेशंस होनी चाहिए, तो आपको इजीली पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। अदरवाइज इट गेट्स अ बिट डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन इन पीएचडी। ओके जी, नेक्स्ट देखिएगा। साइंटिफिक पब्लिकेशन इज अ टीम एफर्ट। ये जो साइंटिफिक पब्लिकेशन होती है ना, ये एक टीम एफर्ट होता है। ऑथर्स होते हैं, फिर जर्नल होता है, फिर रिव्यूअर होता है। आप आप लिखते हैं, आपके जर्नल्स में वो पब्लिश होता है, उसके बाद उसके ऊपर रिव्यू होता है। रिव्यू बड़ा मैटर करता है, रिव्यू बड़ा मैटर करता है। अगर आपके रिव्यूज अच्छे हैं, आपका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा आता है, तो आपका जो नेम है ना वो एक क्या कहते हैं एकेडमिक्स में बहुत अच्छा बन जाता है। चलिए जी आगे देखें। पब्लिकेशन प्रोसेस, ये पब्लिकेशन प्रोसेस होता कैसे, फ्रॉम ऑथर टू जर्नल, ऑथर से लेके जर्नल तक। कंप्लीशन ऑफ रिसर्च, सबसे पहले तो आप अपनी रिसर्च कंप्लीट करते हैं। स्टार्ट इस तरीके से करेंगे, ये ऑथर करेगा। आप सबसे पहले अपनी रिसर्च कंप्लीट करेंगे। जब रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, प्रिपरेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप उसका मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये होगा सबमिशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। आप उसके बाद अपना मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिट कर देंगे। असाइनमेंट एंड रिव्यू, उसके ऊपर फिर आपने जिस बॉडी को दिया होगा, जो जर्नल है, उसकी जो कमेटी होगी वो बैठेगी, रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद वो डिसीजन लेंगे। डिसीजन में अगर रिजेक्शन आ जाता है, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट अगेन, फिर आपको दोबारा शुरू करना पड़ेगा। बट अगर डिसीजन रिवीजन में आ जाता है, अच्छे रिवीजन हो जाती हैं, माइनर रिवीजन आती है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर देते हैं, मेजर रिवीजन आ जाती है कि आपको पूरे पूरे चैप्टर चेंज करने पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद रीसबमिशन, आपने यहाँ सबमिट कराया था ना रिव्यू के लिए, अब दोबारा रीसबमिशन होगी, दोबारा री रिव्यू होगा। उसके बाद अगर तो एक्सेप्टेंस हो जाती है, अगर तो रिजेक्शन हो जाती है तो दोबारा स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट, अगर एक्सेप्टेंस हो जाती है तो पब्लिकेशन। ये बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, इट इजीली टेक्स 5 to 6 months नॉर्मली। और इसमें फिर ये बड़ा इशू होता है कि मेजर माइनर वो आ माइनर या मेजर आपको रिविजन लग जाती हैं। तो इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, बट इससे ये होता है कि आपका एकेडमिक्स में बड़ा नाम बन जाता है अगर आपकी पब्लिकेशन हो। नेक्स्ट देखें, मेजर रीजंस फॉर रिजेक्शन। आपकी पब्लिकेशन रिजेक्ट होने की क्या मेजर रीजंस है, हो सकती हैं। अच्छा ये सारा जो है ना आप संभाल के रखिएगा, फ्यूचर में आपको बड़ा काम आएगा। जब आपने अपना प्रोजेक्ट बनाना ना, तो ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा, ये कहीं सेव करके रख लीजिएगा। ओके, कन्फर्मेटरी। कन्फर्मेटरी का मतलब होता है पहले कोई चीज़ है ना उसको कंफर्म कर रहा हूँ। नॉट नॉवल, नॉवल होते न्यू, कोई नई चीज़ ना हो। नॉवल, कोई नॉवल नया जॉनरा, कोई नई रिसर्च ना हो। आप जब रिसर्च करते हैं ना तो आपका पर्पस ये होता है कि उसमें आपने कोई नई चीज़ निकाल के लानी है। आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं ना, लिटरेचर रिव्यू में आप यही बताते हैं कि देखें
इस टॉपिक पे ये लिटरेचर रिव्यू है, इन लोगों ने ये काम किया है, मैं इसका नया एस्पेक्ट ये लेकर आ रहा हूँ जिसमें पहले कभी नहीं काम हुआ। ठीक है, तो इस तरह आप कंफर्मेटरी अगर आप करेंगे ना कि आप कोई नया काम नहीं लाए, पहले वाले काम को ही आगे लेके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड, इट विल बी रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट ही होगा। सेकेंड इज पुअर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। आपने जो डिज़ाइन बनाया ना, वो एक्सपेरिमेंट जो किया है, जो आपने एक डिज़ाइन प्रपोज किया कि ऐसा मेरा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होगा, दैट इज़ पुअर, बहुत ही ज़्यादा आप ये कह लें अनअरेंज्ड है, एक्सपेरिमेंटेड नहीं है, डिसएरेड है। उसके अलावा वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आपको ऐसा लगता है कि वो लैब्स में अगर होने हैं तो लैब्स में वो क्या कहते हैं फिनिशिंग रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। पुअर कंट्रोल्स, आपको अंदाज़ा होगा कि जब आप एक्सपेरिमेंट बनाते हैं तो उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, आप कंट्रोल करते हैं कुछ चीज़ों को, तो वो कंट्रोल्स आपके अच्छे नहीं है। हाइपोथेसिस नॉट एक्यूरेटली टेस्टेड, आपने जो हाइपोथेसिस बनाया वो टेस्ट ही नहीं हुआ उसको थोड़ा सा भी देखा, जब उन्होंने टेस्ट किया, चेक किया, तो पता चला वो तो हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गया, वो तो लॉ ही नहीं बन सकता। तो आपका पुअर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हो। थर्ड इज इनअप्रोप्रिएट फॉर जर्नल। अब जिस जर्नल में आप भेज रहे हैं वहाँ पे हो ही इनअप्रोप्रिएट, वो उससे रिलेटेड ही ना हो। जैसे आप लोगों का मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड है, आप स्पेस साइंसेज में भेजते हैं तो वो इनअप्रोप्रिएट है, वो तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। आपका तो मेजर पोर्शन है मेडिकल साइंसेज के रिलेटेड आप जो डील कर रहे हैं, तो आपका जर्नल के लिए अप्रोप्रिएट, आपका जो क्या कहते हैं आपने जो पब्लिकेशन करनी है ना, वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज पोअरली रिटन, इम्प्रॉपर इंग्लिश। जो हम एडिटिंग की तरफ अभी जाने लगे हैं ना, ये वही वाली बात है कि देखिए, अगर तो आपकी एडिटिंग अच्छी नहीं, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं, स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक्स है, पंक्चुएशन के मिस्टेक्स है, उसके अलावा सेंटेंस बड़े ख़राब है, फ्रेगमेंटेड है, या आप कह लें सही लिखा हुआ नहीं है, एक्टिव पैसेज सही नहीं हुआ, नरेशन सही नहीं हुई, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब है, सही नहीं लिखा गया है, तो वो रिजेक्शन हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है जब आप अपना थीसिस करते हैं ना, उसका फर्स्ट पेज एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन, इतने पार्ट तक कोई मिस्टेक नहीं निकलनी चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ की। लेकिन अब तो खैर ये है कि अब तो लोग सारे प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग कराते हैं, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है वो इतना अच्छा हो जाता है, कोई इशू नहीं होता। नॉर्मली प्रूफ रीडिंग बहुत ज़्यादा है, मैं खुद बड़ी मुझे आती हैं चीज़ें, अल्लाह का शुक्र है, मैं उनको एडिट करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा अदर फैक्टर्स, और भी कोई रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका जो जर्नल है पब्लिश। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी ये मैं थर्ड दफ़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतना इस स्लाइड में मसला हो रहा है, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। ओके जी, 10 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डल पेपर। आपका ही पेपर जो है ना वो डल क्यों हो सकता है, वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह, अगर आपने वो नहीं अवॉइड की तो वो डल हो जाएगा।
पॉइंट नंबर 1 इज अवॉइड फोकस। आपका फोकस लूज नहीं होना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। जैसे आप कोविड-19 जो है उसके कॉजेज़ के ऊपर लिख रहे हैं, तो ये ना हो कि आप इम्पैक्ट्स के ऊपर और उसकी इम्प्लीकेशंस के ऊपर या उसके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डिवास्टेशन के ऊपर इतना ज़्यादा लिख दें कि जो कोविड-19 के जो आप कॉजेज़ के ऊपर लिख रहे हैं वो मार्जिनलाइज हो जाए, वो एक साइड पर रह जाए, उसका वेटेज इतना कम हो कि लगे कि टॉपिक वो नहीं है। तो फोकस आपका अवॉइड नहीं होना चाहिए, यू शुड बी फोकस्ड। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, अवॉइड ओरिजिनलिटी एंड पर्सनैलिटी। हाँ, अब पता चले जी आपने लिख लिया और उसके अंदर कोई ओरिजिनलिटी ही नहीं है। आप में जो डिफरेंट लोगों का काम है वो 3-4 किताबों से पकड़ के, जैसे आप लोग असाइनमेंट्स बनाते हैं वहाँ से पकड़ के आप लोगों ने क्या कहते हैं कॉपी पेस्ट कर दिया, वहाँ से आर्ग्यूमेंट्स ले लिए, तो उसमें तो ओरिजिनलिटी नहीं रही। ओरिजिनलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप क्या कहते हैं, इसीलिए तो देखें ना, आप जब रिसर्च करते हैं तो आप कहते हैं द रिसर्चर इंटेंट्स, इट मीन्स दैट द रिसर्चर, वट एवर द रिसर्चर इज गिविंग you, whatever the researcher is giving to the reader, that is something which is original and that is personal। उसकी पर्सनैलिटी उसके अंदर इन्वॉल्व है, उसने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, उसने खुद ऑब्जर्व किया है, उसने रिसर्च किया है, उसको सर्वे किया है, एक्सपेरिमेंट के प्रोसेस से गुजारा है और उसके बाद जाकर उसने रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च जो है अपना वो कंप्लीट की है। पॉइंट नंबर 3 इज मेक द आर्टिकल रियली रियली लॉन्ग। समटाइम्स क्या होता है जी, आपने ये भी चीज़ें अवॉइड करनी है कि आप इतना लॉन्ग आर्टिकल ना कर दें कि अगले से पढ़ा ही ना जाए। अच्छा, लॉन्ग आर्टिकल में मसला क्या, लॉन्ग आर्टिकल में मसला ये बड़ा क्लियर है। अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप रेपिटेशन कर रहे हैं, बार बार आर्ग्यूमेंट्स को रिपीट कर रहे हैं, वही आर्ग्यूमेंट्स जो पहले दे चुके हैं उनको नए अंदाज में लेकर आ रहे हैं। रीडर्स टेंड टू बिकम बोर, अनइंटरेस्टेड एंड दे डोंट रीड योर articles or your research proposal or your dissertation. So it is better that you that you should be precise and exact and accurate to the points which you are deliberating on। जो आपने points देने हैं ना, उनके ऊपर आप बिल्कुल precise होकर बात करें। Next है जी point number 4। Point number 4 is do not indicate any potential implications। अच्छा, ये बड़ा एक इशू है कि आपके रिसर्च प्रपोजल के अंदर इम्प्लीकेशंस ही नहीं है। आपने एक रिसर्च किया है, उसका एक इम्पैक्ट तो होगा ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। आपने कोविड-19 के कॉजेज बताए हैं, उसका एक रिजल्ट आएगा। लोग उसके बाद अगले जो बाकी मेडिकल साइंटिस्ट हैं उसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि और कॉजेज क्या हो सकते हैं, इन कॉजेज की वजह से इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। तो आपकी जो कॉजेज आपने निकाली हैं उसकी कुछ इम्प्लीकेशंस भी तो होंगी ना आपकी। इवन आपकी रिसर्च की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी कि किस तरीके से ये दूसरे और मेडिकल साइंटिस्ट को इंड्यूस कर सकते हैं कि मजीद फर्दर इस वायरस के ऊपर रिसर्च की जाए, जो एंगल पहले नहीं देखा गया इस एंगल से देखा जाए। तो आपने उसके इम्प्लीकेशंस भी बताने हैं। अगर आप इम्प्लीकेशंस नहीं बताते देन इट विल मेक अ डल पेपर। नेक्स्ट है जी, लीव आउट इलस्ट्रेशंस, टू मच एफर्ट टू ड्रॉ अ सेंसिबल ड्राइंग। ये एक बहुत बड़ा इशू आ कि आप इलस्ट्रेशंस ही ना थे, आप इलस्ट्रेशंस दें। इलस्ट्रेशंस होती हैं कि आप किसी पॉइंट ऑफ व्यू को अपने शो करने के लिए ना उसकी ग्राफिकल इलस्ट्रेशन बना दें, कोई पिक्चर बना दें जो कि इलस्ट्रेट करे आपके हाइपोथेसिस को, आप जो ऑब्जर्व किए उसको। पॉइंट नंबर 6, ओमिट नेसेसरी स्टेप्स ऑफ रीजनिंग। देखें, आपने रीजनिंग की है, रीजनिंग के अंदर स्टेप्स होते हैं, डिडक्शन होते हैं, इंडक्शन, दो मेथड्स हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं, एक डिडक्शन है एक इंडक्शन है। इंडक्शन में क्या होता है कि आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, डिडक्शन में क्या होता है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं। ये स्टेप्स हैं रीजनिंग के। तो आपने क्या करना है कि जितने भी स्टेप्स हैं ना वो आपने सारे देने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फॉरन 3 स्पेसिफिक स्टेप्स से और फिर आप जनरल कंक्लूजन बनाते हैं, आप बीच में से एक इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पॉइंट था वो आप डिटेल निकाल दें। इस तरह नहीं आपने करना, इससे भी आपका पेपर जो है ना वो बड़ा डल हो जाता है, लोग नहीं फिर उसको पढ़ते, रीडेबिलिटी उसकी खराब हो जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप ऑल द नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ख्याल रखिएगा। पॉइंट नंबर 7, यूज एब्रीविएशंस एंड टेक्निकल टर्म्स दैट ओनली स्पेशलिस्ट इन द फील्ड कैन अंडरस्टैंड। लाजमी है कि आप जब पेपर आप लिख रहे हैं तो आप उसकी जो टेक्निकल टर्म्स हैं, एब्रीविएशंस हैं, उसको आप ज़रूर लिखें। और आप क्या करते हैं, एंड में जाके एक इंडेक्स दे देते हैं, अपेंडिक्स में साथ अटैच कर देते हैं, वो टेक्निकल टर्म्स और जार्गन्स जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं वहाँ पे, ताकि जिन लोगों को नहीं, दोज हु आर नॉट acquainted or familiar with those terms, they can understand and they can read their meanings from here, so there, so that it will become intelligible, so that it will become understandable for them। उनको फिर इस तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 8 देखिएगा, मेक इट साउंड टू सीरियस विद नो सिग्निफिकेंट डिस्कशन। आप उसको इतना ज़्यादा सीरियस कर दें उसके अंदर कोई खास सिग्निफिकेंट डिस्कशन ही ना नजर आए, तो ये भी एक इशू है कि लोग आपका जो आर्टिकल है जो आपने लिखा है उसको ना पढ़े। उसके एक रीज़न ये है कि
मेक इट साउंड टू सीरियस विद नो सिग्निफिकेंट डिस्कशन। जब आप वो इतना सीरियस आपको लगे कि उसके अंदर खास कोई डिस्कशन भी आपने नहीं किया, तो वो उसकी रीडेबिलिटी खत्म हो जाएगी, वो अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा, वो लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा, दे विल बिकम अनइंटरेस्टिंग इन रीडिंग इट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक सीरियस डिस्कशन करें, आर्गुमेंटेशन दें, इंडक्टिव हो, डिडक्टिव रीजनिंग हो, क्वालिटेटिव मेथड हो, क्वांटिटेटिव मेथड हो, सर्वे हो, इलस्ट्रेशंस हो, एग्जांपल्स हो, आपने क्या कहते हैं उसको कहते हैं सैम्पलिंग की हो, पॉपुलेशन हो, एक पॉपुलेशन का साइज हो, उसमें से आपने सैम्पलिंग की हो, और उसके बाद आप डिस्कशन करें उसके ऊपर कि क्या कोविड-19 के क्या कॉजेज है, क्यों आपको लगता है कि दीज आर द कॉजेज ऑफ कोविड-19। स्नीजिंग है, फ्लू है, उसके अलावा फीवर है, दीज आर द कॉजेज ऑफ कोविड-19। और कोविड-19 की कॉजेज क्या है? एक्सपोजर, एक्सपोजर टू द पर्सन हु इज हैविंग दिस वायरस, टच से आ सकता है, ये इवन डिफरेंट जो आपके सरफेसेस हैं, मेटल सरफेस है, वुड सरफेस है, इन सारे सरफेसेस से कोविड-19 फैलता है। तो ये सारी रीजंस आपने देनी है। ओके, फोकस ओनली ऑन स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर फोकस करें, आप उसकी जो आर्गुमेंटेशन है वही ना करें, इंट्रोडक्शन सही तरीके से ना दें, डिस्कशन ही ना करें, डिस्कशन में आप सिर्फ स्टैट्स को डिस्कस करें, खाली स्टैट्स को तो नहीं डिस्कस करना ना, उसके अलावा आपने जो सर्वे की है, सैम्पलिंग की है, क्वालिटेटिव डाटा जो आपने निकाला है उसको भी तो सामने लेकर आए, उसके ऊपर भी तो बात करें ना। पॉइंट नंबर 10, सपोर्ट एवरी स्टेटमेंट विद रेफरेंस। ठीक है, आप हर स्टेटमेंट में रेफरेंस दें, ये भी अच्छा है, लेकिन हर स्टेटमेंट में रेफरेंस देने की बजाय बेहतर है एंड में रेफरेंस दे दें, ये ज़्यादा बेहतर है, वरना वो इतनी डल बन जाएगा आपका पेपर कि it will lose its readability. So these are total 10 points which makes a paper dull. आपने जब ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये रिकॉर्डिंग आपके लिए, इस लेक्चर को सेव करके रखिएगा, आज से 1.5 साल बाद जब आप लिख रहे होंगे ना रिसर्च पेपर, तो आपने इन सारी चीज़ों को रिवाइज करना है, फिर आपका रिसर्च पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। ओके, ऑथर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑथर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। आप एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे सबमिशन करनी है, उसमें ऑथर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हैं, ठीक है, उसके जनरल रूल्स क्या हैं, व्हाट आर द जनरल रूल्स ओके ऑफ ऑथर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो अब हम देखते हैं। नंबर 1 इज इंश्योर दैट द वर्क इज न्यू एंड ओरिजिनल रिसर्च। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। प्लेजरिज्म के ऊपर हमने एक प्रॉपर क्या कहते हैं रिसर्च किया है और अच्छे खासे तरीके से हमने उसको पढ़ा है, तो आपने यू शुड अवॉइड प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म नहीं बिल्कुल आपने करना, प्लेजरिज्म को अवॉइड कीजिएगा। आपका जो वर्क है दैट शुड बी न्यू एंड ओरिजिनल, it should not be copy paste from somewhere, the argument should not be taken from another person work, and it should not be that someone has done some work which is not very popular and you are copying from it so that you will save yourself from plagiarism. This is not going to be the case. Somehow or someday you will be caught, किसी ना किसी दिन आप पकड़े जाएंगे। मैंने आपको फ्रांस की एग्जांपल दी थी ना, फ्रांस के मिनिस्टर, वो मिनिस्टर था और उसका पीएचडी का जो थीसिस है वो निकल आया जी कि वो प्लेजराइज था, उसको उन्होंने उतार दिया, उसको जाके अपनी पीएचडी दोबारा कंप्लीट करके। तो ये एकेडमिक थेफ्ट होता है, इसलिए ख्याल कीजिएगा आपकी रिसर्च ना न्यू होनी चाहिए, फिर ओरिजिनल होनी चाहिए, एक प्लेजरिज्म ना हो। दूसरा ये भी ख्याल रखिएगा कि एक नए एस्पेक्ट पे बात करें। रिसर्च का पर्पस क्या है? रिसर्च का पर्पस ये है कि जो अक्यूमुलेटेड विजडम है ना, नॉलेज है, उसके अंदर आप लोग एडिशन करें, नॉलेज को बढ़ाएं। अब देखिए ना, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो बाहर बहुत अच्छी है, यूरोप में, अमेरिका में, चाइना में, रशिया में, टर्की में भी अब अच्छी है जी। ये कंट्रीज इसीलिए तो डेवलप हो रही है, इवन इंडिया आगे आ रहा है। हमारा इशू ये है कि हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम लोग रिसर्च करें, नई रिसर्च करें। देखें ना, आप लोग प्रोजेक्ट्स लिखते हैं, एमफिल लेवल पे लिखते हैं, मास्टर्स लेवल पे लिखते हैं, इवन ऑनर्स लेवल पे जो रिसर्चेस हो रही होती हैं वो सारी की सारी कॉपी पेस्ट होती हैं, या आपने डिफरेंट ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज उठाए और वो अपने बनाकर आपने लिख दिया और वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, हमारे यहाँ लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए तो हमारा बॉडी ऑफ नॉलेज जो वो इंक्रीज ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी रिसर्च ही नहीं हुई है, हमारे यहाँ लोग रिसर्च करते ही नहीं है, ना हमारे यहाँ रिसर्च को कोई ऐसा इनकरेज किया जाता है। Point number 2 is ensure that all the authors listed on the manuscripts are aware of submission and agree with content and support submission. इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना कि जितने भी ऑथर्स जो आपने लिस्ट किए मैन्यूस्क्रिप्ट में, उन सबको सबमिशन का पता है और वो सारा जो कंटेंट और सबमिशन हो रही है उससे अग्री भी करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट है, इसको भी आपने याद में रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट,
नेक्स्ट देखिएगा जी, ऑथर्स एग्रीड दैट द मैन्यूस्क्रिप्ट कैन बी एग्जामिन्ड बाय एनोनिमस रिव्यूअर्स। फिर जो ऑथर है ना वो इस चीज़ पे एग्री करे कि जो आपका मैन्यूस्क्रिप्ट है ना उसको अनोनिमस रिव्यूअर्स, अनोनिमस होते हैं विदाउट नेम, जिनको आप जानते ना हो, वो रिव्यू करेंगे। ऑथर उसकी परमिशन देता है। फिर जो आगे पेपर्स होते हैं वो रिव्यू के लिए भेजे जाते हैं, फिर वो रिव्यू कराते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्टेन कॉपीराइट परमिशन इफ फिगर्स टेबल्स फ्रॉम ईच अदर पब्लिकेशंस नीड टू बी रिप्रोड्यूस्ड। अगर आप यस कॉपीराइट की परमिशन लेते हैं, अगर कुछ फिगर्स या टेबल्स या आप कुछ और पब्लिकेशन से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई टेबल ऐड किया जो किसी और बुक से लिया, आपने किसी सर्वे से लिया या किसी गवर्नमेंट की पब्लिकेशन से लिया, तो आप वहाँ से कॉपीराइट परमिशन लेंगे, वो आपको कॉपीराइट परमिशन देगा, फिर वो आपने यूज़ करनी है अपनी बुक के अंदर। मुझे याद है मैं अपने नॉवल के अंदर 2-3 सॉन्ग्स ऐड कर रहा था, तो मुझे दोस्त ने कहा था कि अगर आप ये ऐड करेंगे ना तो इन सिंगर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, दैट विल बी अ वेरी हैक्टिक प्रोसेस, सो इट्स बेटर नॉट टू यूज़ एनी वन ऑफ दीज। तो फिर मैंने वो यूज़ ही नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इंक्लूड प्रॉपर एफिलिएशन। आपने अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर प्रॉपर जो एफिलिएशन है ना वो ऐड करनी होती है। प्रॉपर आपने बताना होता है कि आपकी ये रिसर्च प्रपोजल है और ये एफिलिएशंस हैं आपकी, सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये जिससे भी आपने एफिलिएट होकर काम किया। बाज़ औक़ात आपके जो रिसर्च होते हैं ना उनको फंडिंग मिल रही होती है, तो आपने उसकी एफिलिएशन, उसकी फंडिंग बतानी होती है कि ये कहाँ से फंडिंग मिली है और आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे मिस अनीला है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्चेस की जो दोज विच वर फंडेड, जो कि गवर्नमेंट और आई थिंक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से फंडेड थी। अच्छा जी, अगला देखिएगा, टू डू इवन बेटर, और बेहतर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। द ऑथर शुड मेक एवरी एफर्ट टू मेक अ गुड प्रेजेंटेशन विद प्रॉपर यूजेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम एडिटिंग की तरफ आ गए हैं कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी ग्रामर जो है ना वो बहुत अच्छी हो। आपने यू हैव टू गिव अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन विद प्रॉपर यूज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आपके पेपर के अंदर जो इंग्लिश आप यूज़ करेंगे वो अच्छी होनी चाहिए। एडिटिंग कीजिएगा, ये ना उसके अंदर पंक्चुएशन की मिस्टेक्स हो, ग्रामर की मिस्टेक्स हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, ये बड़ा बैड इमेज जाता है आपकी पब्लिकेशन का, और रिजेक्ट इस वजह से भी हो जाती है बाज़ औक़ात, ये हमने पढ़ा भी था नीचे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज, English is not my native language is not a valid justification for reviewer who cannot comprehend. Okay, ये कोई आपका justification नहीं कि इंग्लिश तो मेरी लैंग्वेज ही नहीं है, मैं तो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता, मैं तो समझ ही नहीं सकता। इसलिए आपको एडिट करना आना चाहिए, या तो आप खुद एडिट करें, फिर पता है क्या होता है, फिर बाद में आप लोगों को एडिटर हायर करने पड़ते हैं, लोगों को हायर करते पे करना पड़ता है, बड़ी हैंडसम अमाउंट इसमें आती है जब आप एडिट करवाते हैं। जो खैर जो एडिट करता है वो अच्छे अमाउंट लेता है, आपको तो देने पड़ते हैं, जो करवा रहा है उसको तो देना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट पॉइंट इज, रिव्यूअर्स डोंट विश टू रिव्यू पेपर्स दैट आर नॉट रीडेबल। ये भी बड़ा क्लियर पॉइंट है। देखिए पब्लिकेशन से पहले वो रिव्यू होगा, रिव्यू के लिए रिव्यूअर्स के पास जाएगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उसको रिव्यू करने के लिए अगर तो वो रीडेबल ही नहीं है, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, पंक्चुएशन की मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, वो पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, सेंटेंस आपके फ्रेगमेंट्स हैं, सही तरीके इनकम्प्लीट सेंटेंसेज हैं, सेंटेंसेस का यूजेस सही नहीं हुआ, वर्ड्स ठीक नहीं लिखे, लूज सेंटेंसेज हैं, फिर वो नहीं रिव्यू करेगा। बैडली रिटन पेपर्स आर ऑफन रिकमेंडेड एज रिजेक्ट बाय द रिव्यूअर्स। रिव्यूअर्स जो अच्छी तरीके से नहीं लिखे गए होते ना पेपर्स, उनको रिव्यूअर्स रिजेक्ट कर देते हैं। और याद रखिएगा, अगर आपके पेपर्स रिजेक्शन एक दफा लग जाए तो फिर बड़ी मुश्किल होता है कि वो आगे जाके एक्सेप्ट हो कहीं और। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ग्रामर का ख्याल रखें, इंग्लिश का ख्याल रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए कहा जाता है शुरू में तो बड़ा खास ख्याल होता है, हल्की सी भी मिस्टेक निकल आए ना तो वो आगे लेते ही पढ़ते ही नहीं है। Next point is, some publication office helps to edit the language for accepted manuscripts, but this only happens if the English is good enough to be reviewed. कुछ पब्लिकेशन ऑफिसेज जो होते हैं ना वो आपको हेल्प करते हैं कि वो लैंग्वेज को क्या कहते हैं एडिट कर देंगे और आपके मैन्यूस्क्रिप्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उस सूरत में अगर आपकी इतनी इंग्लिश अच्छी हो कि उसको रिव्यू करने के काबिल हो, ये ना हो ना कि वो इंग्लिश वैसे ही इतनी बुरी हो, वो कह लो हम कहाँ से रिव्यू करें, ये तो है इतनी बुरी। इसलिए कहते हैं जो फर्स्ट पेज होता है ना जिसमें आपने सारा कुछ अपना प्रपोजल वगैरह लिखा होता है, टॉपिक लिखा होता है, अपना नाम, सुपरवाइजर वगैरह का नाम लिखा होता है, अगर उसमें भी कोई मिस्टेक निकला है ना तो दे गिव अ वेरी 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 बैड रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा जी, रोल ऑफ एडिटिंग इन एनहांसिंग लैंग्वेज इन क्वालिटी। एडिटिंग का क्या काम है कि आपकी लैंग्वेज को अच्छा करे, क्वालिटी को अच्छा करे। नेचर एंड द नेचर रिसर्च जर्नल्स कॉपी एडिट सब एडिट साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स टू। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि नेचर और नेचर रिसर्च जर्नल्स है वो कॉपी करते हैं, एडिट करते हैं। क्यों एडिट करते हैं? वो इसलिए एडिट करते हैं, पर्पस क्या है?
जब आप एडिट करते हैं ना किसी अपने रिसर्च पेपर को तो उससे होता क्या है, लैंग्वेज इन्हांस होती है, क्वालिटी इन्हांस होती है, ताकि पॉइंट नंबर 1 इज इंश्योर दैट द जर्नल रीड्स इन करेक्ट इंग्लिश। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये कि आपका जो जर्नल है ना वो करेक्ट इंग्लिश में है, उसमें कोई इशू नहीं है, इंग्लिश आपकी ठीक होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इन्हांस इन रीडर्स परसेप्शन ऑफ द जर्नल। देखें क्या फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपके जर्नल का जो रीडर का परसेप्शन है ना वो जर्नल का भी खराब हो जाता है, फिर आपके आर्टिकल का खराब हो जाएगा। आपने देखा ना कुछ लोग शुरू में एफर्ट करते हैं, अच्छा लिखते हैं, खैर उनकी कुछ मिस्टेक्स निकल आती हैं तो वो लोग आगे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मुझे याद है मेरे चचा ने शायरी की थी और किताब लिखी थी, उनकी किताब में अच्छी खासी मिस्टेक्स निकल आई, उनको सारी मार्केट से किताबें वापस मंगवानी पड़ी और इंप्रेशन उनका बुरा चला गया। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपका भी खराब होगा, जर्नल का भी खराब होगा, इसलिए जर्नल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, सही इंग्लिश लिखें। कहते हैं ना अच्छी इंग्लिश यूज़ करें, सही इंग्लिश लिखें, अच्छी इंग्लिश यूज़ करें। नेक्स्ट पॉइंट इज अटेंशन टू लैंग्वेज क्वालिटी विल इम्पैक्ट टारगेट ऑडियंस। अगर आप लैंग्वेज क्वालिटी को अटेंशन देंगे ना तो आपकी टारगेट ऑडियंस है उस तक आप पहुंच सकते हैं, उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। मोर पीपल विल रीड इट, साइट इट, इट विल रिसीव मोर मीडिया कवरेज एंड सो ऑन। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बंदा ये चाहता है उसका नॉलेज पब्लिक हो तो लोगों में फेम मिले उसे। उसके बाद देखें ना आपका एक आर्टिकल हिट अच्छा होगा, लोग एकेडमिकली आपको रिकग्नाइज करेंगे, आप मजीद लिखेंगे, बॉडी ऑफ नॉलेज में आपका कंट्रीब्यूशन होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपका कंट्रीब्यूशन होगा, जॉब मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, अच्छी जगहों पर आप जा सकते हैं। इन सारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जर्नल जो है या जो आर्टिकल है, आपका आर्टिकल अच्छा हो, आपके आर्टिकल की इंग्लिश अच्छी हो। अगर आर्टिकल अच्छा होगा, इंग्लिश अच्छी होगी, आर्ग्यूमेंट अच्छा होगा, सारा कुछ अच्छा होगा तो वो एक अच्छे जर्नल में जाएगा। जब वो एक अच्छे जर्नल में जाएगा उसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत अच्छा आएगा, जब उसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत अच्छा आएगा तो वो आपको क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, तो हम आज लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिटिंग टेक्निक्स को और मज़ीद देखेंगे और उसमें हम उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो वो शो करने के लिए कि कैसे आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं, आप अपने ईमेल पे जाएं, यहाँ पे जो आपको रिकॉर्डिंग आई है आप रिकॉर्डिंग पर जाएं, ये रिकॉर्डिंग है, इसके ऊपर आप ऐसे क्लिक करके रखें तो ये कॉपी यूआरएल का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आप कॉपी कर लें। शेयर करने का भी ऑप्शन है, ये कॉपी करके फिर आप आ जाएं कंपोज में और आपने जैसे कोर्स पैक को सेंड करनी है, कोर्स पैक को आप ऐड करें, यहाँ पे ये कोर्स पैक ऐड हो गया, सब्जेक्ट लिख दें, उसके बाद आप इस पे यहाँ पे क्लिक करें, बॉडी पे जहाँ पे आप लिखते हैं ये पेस्ट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे तो जो लिंक है वो आ जाएगा।
ये देखिए जी कॉपी ऑप्शन आ गया, पेस्ट हो गया, सॉरी। तो इस तरीके से आप पेस्ट करेंगे, उसके बाद आप सेंड कर दो तो आपका जो लिंक है वो कोर्स पैक पे सेंड हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो वो शो करने के लिए कैसे आप ये कोर्स पैक, ये देखिए जी कॉपी ऑप्शन। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो वो शो करने के लिए कि कैसे आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं। आप अपने ईमेल पे जाएं, यहाँ पे